नमस्कारम मेरे प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत के अन्य सारी विधियों को पढ़ा देने के उपरांत मैं संस्कृत मार्तंड आप सबको ले चलता हूँ व्याकरण शिक्षण की ओर, यानी व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए बेटा कि व्याकरण है क्या, इसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम। पहली बात तो ये जान लीजिए कि व्याकरण क्या है और व्याकरण में होता क्या है। तो यहाँ पर हमने लिया कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते जिसके द्वारा व्याख्या की जाती है, व्युत्पाद्यन्ते जिसके द्वारा उत्पत्ति बताई जाती है, किसकी? शब्दाः यानी शब्दों की। सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं? जहां पर शब्दों की व्याख्या की जाती है और शब्दों की उत्पत्ति बताई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द में शुद्धता लाता है। शब्द में शुद्धता आएगी तो भाषा में शुद्धता अपने आप आ जाएगी। यानी को भाषा को परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? तो वही व्याकरण करता है। और व्याकरण का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो ये मैंने लिखा कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन व्याकरणम। जिसके द्वारा शब्द की उत्पत्ति बताई जाती है, जिसके द्वारा शब्द की व्याख्या की जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब ये जो संस्कृत का व्याकरण है बेटा, ये प्राचीन समय से लेकर आज तक पढ़ाया जा रहा है। तो आप ये जानिएगा कि प्रारंभिक 4 विधियां यानी सूत्र विधि, पारायण विधि, भाषा संसर्ग विधि और परंपरागत सिद्धांत विधि। सूत्र विधि, पारायण विधि, भाषा संसर्ग विधि, परंपरागत विधि, ये 4 विधियां जो हैं संस्कृत व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधियां हैं। और पाठ्य पुस्तक विधि, सहयोग विधि, आगमन विधि और निगमन विधि, ये 4 विधियां जो हैं ये आधुनिक समय की है, यानी नवीन है। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों को हमने 2 भागों में बांटकर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहली है प्राचीन विधि। तो प्राचीन विधि में सूत्र विधि, पारायण विधि, भाषा संसर्ग विधि और परंपरागत सिद्धांत विधि, इन 4 विधियों का हम अध्ययन करते हैं। और जो नवीन विधियां हैं उसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक विधि, सहयोग विधि, आगमन और निगमन विधि का वर्णन किया जाता है। अब एक एक विधि को समझते चलते हैं। सबसे पहले आया सूत्र विधि। तो आप ये जान लीजिए कि प्राचीन काल में जब से सूत्रों का निर्माण हुआ, जब से व्याकरण का निर्माण हुआ, क्योंकि ईसा पूर्व में पाणिनि जी का आविर्भाव हुआ और पाणिनि जी ने सबसे पहले संस्कृत का आदि व्याकरणाचार्य अगर किसी को माना जाता है तो महर्षि पाणिनि को माना जाता है। और महर्षि पाणिनि ने जिस शैली में अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किया है, वो ग्रंथ किस शैली में निबद्ध है? सूत्र शैली। तो आप ये जान लीजिए कि व्याकरण के शिक्षण की बात जहां पर हो और दर्शन के शिक्षण की बात जहां पर हो, तो सूत्र शैली 2 विषयों को पढ़ाने में परम उपयोगी सिद्ध होती है। एक व्याकरण शिक्षण और दूसरा जो है दर्शन का शिक्षण। यानी दर्शन और व्याकरण की जो मुख्य शैली है, सर्वोत्कृष्ट शैली है, सर्व प्रभावशाली शैली है, सर्व समादरणीय शैली है, वो कौन सी शैली होती है? सूत्र शैली। तो यहां पर हमने शैली की बात किया है, विधि की बात नहीं किया है। अब ध्यान दीजिएगा, सूत्र विधि क्या है इसके बारे में जानिएगा। सबसे पहली विधि आई बेटा आपकी सूत्र विधि। तो सूत्र विधि में क्या होता है कि सूत्र विधि में व्याकरण के नियमों को, व्याकरण का जो नियम है उसे सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था और सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करके बच्चों को पढ़ाया जाता था। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण, जैसे अयुण, रिलिक, इन 2 सूत्रों से मिलकर अक प्रत्याहार का निर्माण होगा।
तो अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों यानी आ, ई, उ, री, री, इनका समान वर्ण अगर दूसरे पद में आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा। लेकिन इतनी बात कहने की जगह वहीं पर हम कह देते हैं कि अकः सवर्णे दीर्घा। क्या कह देते हैं बेटा? अकः सवर्णे दीर्घा। तो यानी कि व्याकरण के नियमों को सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना और सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत करके उस सूत्र की व्याख्या के द्वारा बच्चों को समझा देना, यही क्या कहा जाता है? तो यही कहा जाता है आपका सूत्र विधि। पहली विधि हो गई सूत्र विधि, यानी सूत्रों के माध्यम से बच्चों को समझाना। अब सूत्र विधि के बाद जो दूसरी विधि आती है वो आपकी क्या है? पारायण विधि। अब पारायण विधि में क्या होता है, इस बात को भी ध्यान से समझते चलेंगे। तो इस विधि में होता यह है बेटा कि विषयों को अच्छी प्रकार से हृदयंगम कराया जाता है। हृदयंगम कराने का इन द सेंस ये है कि यहाँ पर पारायण विधि मतलब बार बार उसी बात को बोलना। जैसे आप लोगों को याद होगा, कुछ बच्चों को याद होगा, जब मैं ऑफलाइन कक्षा पढ़ाता हूं तो मैं क्या पढ़ाता हूं, आपको लोगों को याद है कि क्रिया जनकत्वम इति कारकत्वम। जो क्रिया का जनक है वही कारक है। और आगे चल करके हम इसे इस तरह से आपको पढ़ाते हैं, साधक तमम करणम करणे तृतीया एनांग विकारः विकारे तृतीया। इस तरह से ऑफलाइन में मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो पारायण विधि है, ये पारायण विधि कंठस्थीकरण पर बल देती है। कंठस्थीकरण पर बल देती है। पारायण का मतलब यह है कि बार बार उसी बात को रटना, बार बार उसी बात को दोहराना। जब गुरु आकर के बच्चों को व्याकरण का पाठ पढ़ा दिया करते थे तो व्याकरण के सूत्रों को छात्र उसी प्रकार से रट लिया करते थे, उसी प्रकार से समझ लिया करते थे। और उसी विधि का अनुकरण करने के कारण, बार बार दोहराने के कारण, बार बार अभ्यास करने के कारण ही इस विधि को पारायण विधि कहा गया। और ये विधि किस पर बल देती है? तो जहां भी पारायण का बात होगा, बार बार बच्चा उच्चारण करेगा, बार बार उस बात को बोलेगा, तो हमेशा पर वहां कंठस्थीकरण पर बल दिया जाएगा। अब जो यहाँ पर ये दिया गया तीसरी विधि आ गई है आपकी भाषा संसर्ग विधि। तो ये भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है, इस बात को जानिएगा। भाषा संसर्ग विधि का मतलब ये है कि इस विधि में भाषा का ज्ञान, इस विधि में भाषा का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से दिया जाता है। संसर्ग मतलब मिलाना। जैसे हमें संस्कृत पढ़ाना है तो हम मातृभाषा के माध्यम से या स्थानीय भाषा के माध्यम से, लोकल लैंग्वेज के माध्यम से उस व्याकरण को समझाएं। और उस व्याकरण को समझाने के लिए हमारे वातावरण की जो भाषा है उन भाषाओं का प्रयोग करते चले और व्यवहारिक दृष्टि में उस ज्ञान को बच्चे को दिया जाए। यही कहा जाता है भाषा संसर्ग विधि। अगली जो विधि है ये है आपकी परंपरागत सिद्धांत विधि। तो इस परंपरागत सिद्धांत विधि में क्या होता है, इस बात को भी जानते रहिएगा। इस परंपरागत विधि में आप लोगों ने देखा है परंपरा के द्वारा सीखना। परंपरा के द्वारा सीखना क्या है बेटा, कि कोई व्याकरण का ग्रंथ होगा, जैसे महाभाष्य हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, लघु सिद्धांत कौमुदी हो गया, सिद्धांत कौमुदी हो गया, वार्तिक भाष्य हो गया। तो कोई भी व्याकरण का ग्रंथ लेकर के और उस व्याकरण के ग्रंथ में जिस क्रम से दिया गया है, जैसे मान लीजिए हमने लघु सिद्धांत कौमुदी ले लिया। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में पहले संज्ञा प्रकरण है, फिर संधि प्रकरण है, फिर समास प्रकरण है, फिर कारक प्रकरण है, फिर प्रत्यय है, उपसर्ग है, मतलब इस तरह से। तो जो भी पुस्तक का क्रम है, जो व्याकरण के ग्रंथ का क्रम है, हर सामान्य पुस्तक का नहीं, व्याकरण के ग्रंथ का जो क्रम है उस क्रम के अनुसार पढ़ा देना परंपरागत सिद्धांत विधि कहा जाता है। ये सारी की सारी विधियां कौन सी है आपकी, तो ये सारी की सारी प्राचीन विधियां हैं। अब इसके बाद आ जाता है आपकी नवीन विधि। और नवीन विधि में सबसे ज्यादा जिसे रखा गया है, सबसे ज्यादा महत्व जिसे दिया जाता है वो कौन है, पाठ्य पुस्तक विधि।
क्योंकि नवीन समय में यानी कि आधुनिक समय में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उसी पाठ्य पुस्तक को आधार मान करके ही शिक्षा दी जाती है। तो पाठ्य पुस्तक का जब निर्माण होता है तो उसमें जो भी सिलेबस रखा जाता है, जो भी पाठ्यक्रम रखा जाता है, वो छात्रों के अनुकूल रखा जाता है। छात्रों का स्तर देख करके रखा जाता है कि छोटे छोटे वाक्यों का, छोटे छोटे शब्दों का, सरल वाक्यों का और सरल शब्दों का पुस्तक में प्रयोग किया जाता है। पुस्तक में बिल्कुल सामान्य और सहज व्याकरण को रखा जाता है और पाठ के अंतर्गत ही यानी जो भी पाठ पढ़ाया गया बच्चे को, उस पाठ के अंतर्गत ही कुछ शब्दों में संधियां बता देना, कुछ शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय इत्यादि बता देना। तो पाठ के अंतर्गत ही आने वाले व्याकरण को समझा देना, ये क्या कहा गया है? पाठ्य पुस्तक विधि। और पाठ्य पुस्तक विधि में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जिस स्तर का बच्चा होता है उसी स्तर के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए ताकि उसे सरल से सरल तरीके से समझाया जा सके, बताया जा सके और उसे व्याकरण का ज्ञान कराया जा सके, सिखाया जा सके। अगली जो विधि आती है ये आपकी हो जाती है सहयोग विधि। अब ये सहयोग विधि क्या है बेटा, इस बात को जानिएगा, ठीक है ना। तो सहयोग विधि आपका ये पाठ्य वस्तु के साथ ही व्याकरण का प्रयोग करने पर बल देती है, या भी बिल्कुल समझते हुए चलने पर बल देती है। यानी जो भी पाठ आ गया है उसमें भी अगर मान लीजिए कहीं भी थोड़ा सा व्याकरण है, ज्यादा व्याकरण इसमें नहीं होता, थोड़ा सा व्याकरण है, तो थोड़े से व्याकरण को पाठ्य वस्तु के साथ यानी जो पाठ चल रहा है निरंतर कक्षा में जिसे पढ़ाया जाता है उसकी व्याख्या वहीं कर देना ही क्या होता है? सहयोग विधि। और इस समय आधुनिक समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय विधियां दो विधियां हैं, आगमन और निगमन विधि, जिसमें से सर्वोत्कृष्ट विधि छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि है। इसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण देने के बाद नियम बताया जाता है। जो निगमन विधि है इसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उसका क्या किया जाता है? उदाहरण दिया जाता है। तो बात ये समझ लीजिएगा कि आगमन विधि सहज और सरल क्यों हो जाती है छोटी कक्षाओं के लिए, क्योंकि बच्चा जब उदाहरण से नियम की ओर जाएगा तो बात को भली भांति समझेगा। जैसे विद्यालय के माध्यम से विद्यालय की सिद्धि करना ये आगमन विधि है, और अका सवर्णे दीर्घा से विद्यालय की सिद्धि करना ये निगमन विधि है। तो इस बात को जानते रहिएगा कि विद्यालय से अका सवर्णे दीर्घा की ओर आना, उदाहरण पहले देना और नियम बाद में बताना आगमन विधि है, और अका सवर्णे दीर्घा से विद्यालय की ओर आना यानी नियम पहले बताना और उदाहरण बाद में देना ये निगमन विधि है। आधुनिक समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय आगमन और निगमन विधियां हैं। लेकिन बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी आपसे पूछ लेता है कि व्याकरण की शिक्षण की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है, तो आगमन विधि। अगर प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयोगी विधि पूछता है तो आगमन विधि। लेकिन अगर ये पूछता है कि व्याकरण शिक्षण की विधि है, वहां पर आपको आगमन विधि दे दिया, निगमन विधि भी दे दिया, सूत्र विधि भी दे दिया और आगमन निगमन विधि भी दे दिया, तो वहां पर आगमन निगमन विधि जिस ऑप्शन में दोनों होगा वो आपका सही हो जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा व्याकरण शिक्षण से ज्यादा बातें नहीं पूछेगा। जितनी बातें हमने आप लोगों को बता दिया इतनी बात समझिएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, सूत्र विधि उसे कहते हैं सूत्रों के माध्यम से व्याकरण को नियमों को बताना ही सूत्र विधि है। पारायण विधि ये है कि गुरु के द्वारा बता दिए गए व्याकरण के नियमों को बार बार उच्चारण करना, कंठस्थीकरण करने पर यह विधि बल देती है। भाषा संसर्ग विधि का मतलब है कि जैसे व्याकरण के नियमों को सामाजिक वस्तुओं से जोड़ करके पढ़ाना यानी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ा देना ही भाषा संसर्ग विधि है। परंपरागत विधि या सिद्धांत विधि यानी परंपरा के अनुसार जो भी चला आ रहा है, यानी पाठ्य पुस्तक व्याकरण के ग्रंथों का आधार लेकर व्याकरण के ग्रंथों में जिस क्रम से व्याकरण बताया गया है उसी क्रम से पढ़ा देना परंपरागत सिद्धांत विधि होता है। अगली विधि आ गई पाठ्य पुस्तक विधि। ये नवीन विधि है, यानी पाठ्य पुस्तक को इतना सरल और सुनियोजित ढंग से तैयार किया जाता है कि बच्चे को पाठ के अंतर्गत आने वाले ही व्याकरणिक शब्दों को और उनके नियमों को जोड़कर पढ़ाया जा सके।
अगला है सहयोग विधि। सहयोग विधि में क्या होता है कि पाठ के अंतर्गत ही आए हुए शब्दों को व्याकरण के नियमों के माध्यम से बता देना, उनको सरल कर देना, वहां पर जितने व्याकरण की आवश्यकता है उतना ही बता के आगे बढ़ जाना ही सहयोग विधि है। यानी बच्चे को पढ़ने में सहयोग कर देना। जैसे विद्यालय है तो उसे बच्चे को बता देना कि विद्या आलय, विद्या का घर, इस तरह से समझा देना सहयोग विधि है। अगली विधि आती है आगमन और निगमन विधि। आगमन विधि सर्व उपयोगी विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है क्योंकि इसमें उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है। और दूसरी विधि जो है ये निगमन विधि है, ये नियम से उदाहरण की ओर जाती है। यही पूरा का पूरा व्याकरण शिक्षण विधि है। ज्यादा से ज्यादा पूरा वीडियो देखा करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। वीडियो मिलता रहेगा और शिक्षण आराम से निकल जाएगा। संस्कृत मार्तंड के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।